साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, कोरल और मैग्रोव के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को यदि सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहां जीव जंतुओं की संख्या या वनस्पतियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वो स्थान क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं बायोडायवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यदि आधिकारिक रूप से या टेक्निकल परिभाषा यदि हम इसकी देखते हैं तो हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों में विश्व की कुल जितनी भी प्रजातियां हैं उनका 0.5% भाग पाया जाए। यानी विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का 0.5% प्रजातियां जिस भाग में पाई जाएं, या उस क्षेत्र में 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाएं। दो में से एक शर्त पूरी हो, या तो 0.5% कुल विश्व की प्रजातियों की संख्या वहां निवास करती हो, या फिर वहां उस क्षेत्र में 1500 स्थानीय प्रजातियां जो केवल वहीं पर पाई जाती हो वो उपस्थित हो, तो उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? हॉट स्पॉट कह दिया जाता है। लेकिन उसके लिए इस क्षेत्र को एक शर्त और पूरी करनी होगी कि इस क्षेत्र में उन प्रजातियों के लिए जो प्राकृतिक आवास उपलब्ध है उसमें से 70% क्या हो चुका हो? नष्ट हो चुका हो। दोनों कैटेगरी जो पूरी कर देता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट कहलाता है। अब हॉट स्पॉट जैसा हमने सामान्य शब्दों में कहा था, वैसे क्षेत्र जहां जैव विविधता या प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक हो वही क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट। तो प्रजातियों की संख्या आपने देखा है कि उन स्थानों पर अक्सर ज़्यादा होती है जहां नमी पाई जाती है, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। उन स्थानों पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो विश्व में यदि हम हॉटस्पॉट क्षेत्रों को देखें तो वो भी उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां नमी और वर्षा की मात्रा अधिक हो। तो विश्व के मैप पे यदि हम हॉटस्पॉट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व के मानचित्र पर हॉटस्पॉट की संख्या उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होगी जहां पर वर्षा ज़्यादा होती है। और वर्षा ज़्यादा होने वाले जो क्षेत्र हैं आप सभी को मालूम है कि ये जो रेखा है जो कि बीचों बीच धरती से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखीय जो प्रदेश हैं, विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान ज़्यादा, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और रोज शाम को वर्षा होती है। तो इस नमी के कारण या वर्षा अधिक होने के कारण इस विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो कि रेड कलर में यहाँ दिखाए गए हैं वो हमें इसी विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी जहां अधिक होती है उसका कारण होता है वर्षा, और विषुवत रेखा के आसपास वर्षा ज़्यादा होती है तो विश्व के समस्त जो हॉट स्पॉट रीजन है वो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। ये तो बात हुई विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट रीजन्स की, उनकी अवस्थिति की कि वो कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विशेष संदर्भ में हम भारत के लिए। भारत में हॉट स्पॉट रीजन यदि हम देखते हैं तो भारत में मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट रीजन पाए जाते हैं जहां जैव विविधता अधिक होती है। पहला जो रीजन है वो है हिमालय, दूसरा रीजन है इंडो बर्मा, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है पश्चिम घाट। तो 4 हॉट स्पॉट रीजन भारत में पाए जाते हैं। पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा सुंडालैंड और चौथा पश्चिम घाट। कुछ किताबों में 3 हॉट स्पॉट रीजन भारत में दिखाए हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 4 हॉट स्पॉट रीजन भारत में पाए जाते हैं। इन हॉट स्पॉट रीजन के क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करें हिमालय के जो हॉट स्पॉट रीजन है तो उसको यदि हम देखते हैं तो ये मैप में इस प्रकार से हरे रंग में जो भाग दर्शाया गया है वो हिमालयन हॉट स्पॉट रीजन है। और यहाँ से एक नदी भारत में बहती है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर की ओर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर की ओर, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर की ओर जितना भी क्षेत्र हिमालय का है वो किस में आता है? हिमालयन हॉट स्पॉट रीजन में आता है। और आप देखेंगे इस रीजन में न केवल भारत का भूभाग अपितु यहाँ नेपाल का कुछ भूभाग और साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे भूटान का कुछ भूभाग भी शामिल है। तो हिमालयन जो हॉट स्पॉट है उसमें न केवल भारत का अपितु नेपाल और भूटान का भाग भी सम्मिलित है, वहां के रीजन भी सम्मिलित हैं। भारत के रीजन की बात करें तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर का जो क्षेत्र है वो हिमालयन हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जैव विविधता यहाँ अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है उसकी यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में एक सींग वाले गेंडा, जंगली भैंसा, सफेद पेट वाले बुगले, इसके अलावा गोल्डन लंगूर, जंगली कुत्ते, डॉल्फिन, पिग्मी हॉग और हिम तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये बात हुई पहले प्रकार के क्षेत्र की, जो कौन सा था, हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट। उसके बाद आता है दूसरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है, भारत का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा बर्मा या हम कह सकते हैं म्यांमार का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भारत का जो क्षेत्र सम्मिलित है वो है ब्रह्मपुत्र। ये नदी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से, इस ब्रह्मपुत्रा नदी से दक्षिण का जो भारत का क्षेत्र है, जिसमें पूर्वोत्तर के ये समस्त राज्य जो हैं वो आ जाते हैं, वो क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, ब्रह्मपुत्र से दक्षिण का भारत का क्षेत्र। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में ये आपको यहाँ क्या दिखाई देता है, अंडमान। तो अंडमान का क्षेत्र भी इस हॉटस्पॉट रीजन में शामिल है। तो इंडो बर्मा क्षेत्र में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र से दक्षिण से लेकर अंडमान तक का क्षेत्र आ गया। उसके बाद यदि इसके जैव विविधता की बात करें तो यहाँ हिरण, कछुए, सफेद कान वाले बगुले जैसे जानवर पाए जाते हैं। तीसरा हॉटस्पॉट रीजन जो भारत में पाया जाता है वो है सुंडालैंड। सुंडालैंड हॉटस्पॉट रीजन की यदि हम बात करें तो इसमें सम्मिलित है, एक तो देखिए आपको ये छोटा सा अंडमान के बाद क्या दिखाई दे रहा है, निकोबार। ठीक है, ये तो हो गया भारत का क्षेत्र। अब इस भारत के इस मैप से इस तरफ वाला जो पूरा क्षेत्र है वो कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये सारा जो भाग है वो भी किसके अंतर्गत आता है, इस सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। तो सुंडालैंड के अंतर्गत भारत का जो क्षेत्र शामिल है वो तो कौन सा है, निकोबार। और बाकी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, इसके इधर जो दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र है वो पड़ता है। और यहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है उसमें है पूंछ वाले लंगूर, गेंडे, सूंड वाले बंदर, और सबसे बड़ा जो विश्व का पुष्प है रेफ्लेशिया, वो भी यहीं पर पाया जाता है, इसी हॉटस्पॉट रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट हॉटस्पॉट रीजन है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट जो हॉटस्पॉट रीजन है उसमें भारत का जो क्षेत्र सम्मिलित है वो ये वाला दक्षिण वाला जो भाग है वो वाला क्षेत्र सम्मिलित है, और इसमें भारत और श्रीलंका दोनों के कुछ क्षेत्र आते हैं। जैव विविधता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एशियाई हाथी, बाघ, शेर जैसी पूंछ वाले बंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। ये बात हुई जैव विविधता की। तो एक बार मैप पे फिर से इन सभी हॉटस्पॉट रीजन्स को हम देख लेते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। मैप को थोड़ा सा जूम करके इसको हम देखते हैं जिससे अधिक स्पष्टता इस बारे में हमारी बने। तो आइए देखते हैं भारत के हॉटस्पॉट रीजन। भारत के हॉटस्पॉट रीजन की यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि भारत के हॉटस्पॉट रीजन को 4 भागों में हमने बांटा था। पहला भाग हिमालय वाला था, दूसरा भाग जो था वो हमने इंडो बर्मा, तीसरा सुंडालैंड और चौथा पश्चिम घाट। एक एक करके मैप में देखने का प्रयास हम करते हैं। तो देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो भाग है ये कौन सा हॉटस्पॉट रीजन हो गया, ये हिमालयन हॉटस्पॉट, हिमालयन हॉटस्पॉट। और इस हिमालयन हॉटस्पॉट रीजन में भारत का तो कौन सा क्षेत्र शामिल हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके ये नदी कौन सी आ गई, यहाँ ये जो नदी है ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से लेके भारत का जम्मू कश्मीर तक का जो क्षेत्र है वो हिमालयन इकोसिस्टम में सम्मिलित है। इसके अलावा इस हिमालयन इकोसिस्टम में और 2 क्षेत्र सम्मिलित हैं, वो कौन सा, एक तो नेपाल और एक भूटान का कुछ क्षेत्र भी यहाँ सम्मिलित है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हॉटस्पॉट रीजन है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन। और ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण से लेके ये सारे नॉर्थ ईस्ट के जो भारत के भाग हैं वो किस में आ गए, इंडो बर्मा क्षेत्र में आ गए। किस में आ गए, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में आ गए। तो दूसरा हॉटस्पॉट रीजन कौन सा हो गया, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन। और इसमें इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलावा भारत का जो अंडमान वाला भाग है वो भी आ गया। तो यहाँ तक ये इंडो बर्मा, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण से लेकर इंडो बर्मा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है वो किस में आ गया, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में आ गया। और यहाँ म्यांमार वाला जो भाग है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। म्यांमार वाला जो भाग है वो भी इस इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है सुंडालैंड नाम का जो हॉटस्पॉट रीजन है, उसमें भारत का जो क्षेत्र सम्मिलित है वो तो कौन सा है, निकोबार। और उसके अलावा दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देश इसमें शामिल हैं। तो ये तो क्या हो गया, अंडमान। अंडमान तो किस में शामिल हो गया, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में। आपको ध्यान रखना है अंडमान किस में,
इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में, जबकि निकोबार किसमें, सुंडालैंड हॉटस्पॉट रीजन में, और चौथा हॉटस्पॉट रीजन हो गया वेस्टर्न घाट, जिसमें श्रीलंका का कुछ क्षेत्र भी क्या है, सम्मिलित है। तो ये था भारत के प्रमुख 4 हॉटस्पॉट रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्रोव के बारे में। हॉटस्पॉट रीजन्स को हमने देख लिया, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, भारत में कहाँ कहाँ इनका फैलाव है, इन सभी को हमने देखा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो है मैग्रोव। तो सबसे पहले मैग्रोव जो होते हैं उनको सरल सी भाषा में हम समझें तो मैग्रोव क्या होते हैं, दलदली क्षेत्रों में जो भी वनस्पति उगती है वो क्या कहलाते हैं, मैग्रोव कहलाते हैं। तटीय क्षेत्र, अब दलदली क्षेत्र कहाँ होंगे, उन क्षेत्रों में होंगे जहां तटीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं, मैग्रोव पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर दलदल होता है। तटीय क्षेत्रों में पानी और धरातल दोनों उपलब्ध होता है, दलदल बन जाता है, वहां पर ये वनस्पति पाई जाती है। इसलिए तटीय स्थानों पर ये वनस्पति क्या होती है, पाई जाती है। और हम देखते हैं तटीय स्थान का तात्पर्य, समुद्र का एक रीजन वहां पे लगता है, समुद्र का रीजन लगने के कारण वहां का जो पानी होती है उसमें लवणता अधिक होती है। तो ये पादप जो इन स्थानों में उगते हैं, इन वनस्पतियों में उच्च लवणता और ऑक्सीजन की भी समुद्री जल में क्या होती है, कमी होती है। दोनों को ही सहने की क्षमता क्या होती है, इन पादपों में होती है। किसमें, मैग्रोव प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें होती है। अब मैग्रोव वनस्पति विकसित होने के लिए पहली शर्त तो क्या हो गई, तटीय क्षेत्र, यानी तटीय क्षेत्र होना चाहिए, दलदली क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, वहां पर प्रकाश का उचित मात्रा में पहुंचना आवश्यक है। तो ऐसे तटीय क्षेत्र जहां प्रकाश उचित मात्रा में पहुंचता है वहां पर मैग्रोव वनस्पति क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और समूह के रूप में जब मैग्रोव वनस्पति विकसित हो जाती है तो उस बहुत सारी सामूहिक रूप से जब मैग्रोव वनस्पति उत्पन्न होती है उसको क्या बोल देते हैं, मंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, MANGL, मंगल वन बोल देते हैं। मैग्रोव, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन की कम सांद्रता भी ये क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। और ऑक्सीजन की कम सांद्रता में भी अपने श्वसन को बनाए रखने के लिए इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और वो विशेष प्रकार की संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली लेंटिकल्स, जो कि इसकी पेड़ों की छाल में पाई जाती हैं। पेड़ों की जो छाल होती है उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र या लेंटिकल्स कहते हैं। इनके माध्यम से, चूंकि ये पेड़ ऐसे वातावरण में उगते हैं जहां चारों तरफ क्या होता है, जल होता है, और इस जल में इनको श्वसन करने के लिए इन पेड़ों की जो छाल होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कह दिया जाता है, वातरंध्र कह दिया जाता है। ये तो हुआ पहला प्रकार। दूसरा, इनमें कुछ विशेष प्रकार की, मान लो ये जल है, यहाँ ये पेड़ है मैग्रोव प्रकार का, इस पेड़ की जो जड़ है वो जल से बाहर आई हुई रहती है। और इन विशेष जड़ों को न्यू मेटाफोर बोलते हैं, या वायुवीय जड़ें भी इन्हें बोल देते हैं, क्योंकि जल से ये वायु में आती हैं ऊपर, और ये श्वसन के लिए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रकार की संरचना इनमें विकसित होती है। देखिए आप इमेज में, अरे थोड़ा सा जूम करके इस इमेज को हम देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से न्यू मेटाफोर इस प्रकार से कुछ जड़ें आपको दिखाई देंगी। ये वाली जो जड़ें हैं ये मैग्रोव वनस्पतियों की न्यू मेटाफोर प्रकार की जड़ें हैं, जो कि पानी से क्या आ जाती हैं, श्वसन के लिए बाहर आ जाती हैं। ये बात करी किसकी हमने, न्यू मेटाफोर की, या ऐसी संरचनाएं जो कि इनके श्वसन के लिए आवश्यक होती हैं वो रूपांतरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके वितरण की, कि विश्व में किस किस स्थानों पर इनका वितरण पाया जाता है। तो मैग्रोव के वितरण की यदि हम बात करें तो हमने देखा कि मैग्रोव उन जगहों पर पाए जाएंगे जहां तटीय क्षेत्र हो, प्रकाश आराम से पहुंच पाए। तो वो जो क्षेत्र पड़ते हैं विश्व में, कहां पड़ते हैं, 0 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ तक, और 0 डिग्री से लेके 25 डिग्री साउथ तक, यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। क्योंकि कर्क रेखा तो क्या हो गई, 23.5 उत्तर को तो हम क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 दक्षिण को हम क्या बोल देते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में मुख्य रूप से मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, वैश्विक रूप से यदि हम बात करें। और चूंकि ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये मुख्यतः एशिया में पड़ता है, इसलिए एशिया में सबसे ज्यादा मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नंबर 2, भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर विशेष रूप से ये मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो पाए जाते हैं वो मैग्रोव वनस्पति ही का ही क्या है, एक उदाहरण है। भारत के संदर्भ में बात करें तो विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप में इस प्रकार के मैग्रोव वन नहीं पाए जाते, लक्षद्वीप में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न परीक्षा में एक बार पूछा गया है, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मैग्रोव वनस्पति
लक्षद्वीप में पाई जाती है या नहीं, तो लक्षद्वीप में मैग्रोव वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन अंडमान में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों में ही क्या पाई जाती है, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी यहाँ गुजरात के आसपास जो हमें देखने को मिलती है, वहां दोनों ही खाड़ियों में हमें क्या देखने को मिलती है, मैग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। अब मैप के माध्यम से वितरण को थोड़ा और क्लियर समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले हम विश्व में वितरण की यदि हम बात करें, तो विश्व के मैप को यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि विश्व के मैप में मैग्रोव वनस्पति जो दिखाई गई है, ये हरे कलर में जो दिखाई गई है, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो देखेंगे सबसे ज्यादा वितरण जो हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, एशिया में। तो एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा वितरण मैग्रोव वनस्पति का हमें देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो क्षेत्र जहां मैग्रोव हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 25 डिग्री साउथ से लेके 25 डिग्री जो नॉर्थ में पड़ता है, यानी जीरो विषुवत रेखा के 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण में ये वनस्पतियां विश्व में क्या होती हैं, वितरित हुई रहती हैं। बात करें भारत के विशेष संदर्भ में, तो आइए भारत के संदर्भ में हम बात करें मैग्रोव वनस्पति की। तो भारत के नक्शे में यदि हम देखें तो हरे रंग का ये जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा क्या है, मैग्रोव वनस्पति वाला जो पार्ट है, वे राज्य हैं जहां मैग्रोव वनस्पति। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं, तटीय राज्य हैं जहां पर मैग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और देखा था हमने कि चाहे खंबात की खाड़ी हो, ये वाली खंबात की खाड़ी हो, चाहे कच्छ की खाड़ी हो, दोनों ही जगह क्या है, मैग्रोव वनस्पति उपस्थित थी। लेकिन लक्षद्वीप में, यहाँ लक्षद्वीप में मैग्रोव वनस्पति उपस्थित नहीं होती, नहीं पाई जाती, जबकि अंडमान में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये थी भारत के संदर्भ में मैग्रोव वनस्पतियों के वितरण की बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मैग्रोव वनस्पति के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन जैव विविधता की बात करते हुए हमने मैग्रोव के बारे में बात क्यों की, क्योंकि इनका कोई ना कोई विशेष महत्व होता होगा जैव विविधता के संदर्भ में। तो आइए बात करते हैं मैग्रोव वनस्पति के महत्व के बारे में। तो मैग्रोव वनस्पति के यदि महत्व को यदि हम देखें, तो सबसे पहला जो महत्व इसका है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस इसकी है कि ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थ जो कि तटीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, दलदली क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, उनका संकेंद्रण, कंसंट्रेशन करते हैं। और तटीय क्षेत्र में जब पोषक पदार्थों का संकेंद्रण इनके द्वारा कर दिया जाएगा, तो वहां उस क्षेत्र में मछलियां क्या होंगी, अधिक होगी। तो मछलियों के लिए ये मैग्रोव वनस्पतियां क्या करती हैं, पोषक उपलब्ध करवाती हैं, नंबर 1। दूसरा, समुद्री ज्वार जो आते हैं, समुद्री ज्वार मतलब समुद्र के जल स्तर जब ऊंचा हो जाता है, उस समुद्री ज्वार को भी ये रोकने का कार्य करते हैं। ये ओशियन वाटर, यहाँ मैग्रोव वनस्पति पाई जाएंगी, तो ये ज्वार का जो पानी है वो अधिक आगे तक नहीं जाएगा। तो समुद्री ज्वार के प्रभाव को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं मैग्रोव वनस्पति। इसके अलावा मृदा के अपरदन को रोकते हैं। समुद्री जल के कारण क्या होगा, इस मृदा का अपरदन होने से भी किस कौन बचाव करता है, ये मैग्रोव वनस्पति रहेंगी, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हुए ये संकेंद्रण कर देते हैं, मछलियों के उपयोगी होते हैं, ये बात हमने कर ही ली। इसके अलावा कुछ औषधियों के निर्माण में भी मैग्रोव वनस्पति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये थे मैग्रोव वनस्पति के महत्व। इन महत्व के होते हुए भी मैग्रोव वनस्पतियों को निरंतर क्या पहुंचाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है मानवीय गतिविधियों के द्वारा। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहला, कृषि हेतु इनकी कटाई। तटीय क्षेत्र में भूमि की कमी रहती है और मैग्रोव वनस्पति को साफ करके वहां पर कृषि पद्धति चालू की जा रही है, ये इनको नुकसान पहुंचाने वाला प्रथम कारक है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में खनन, समुद्री क्षेत्र में जो जहाज चलते हैं उनसे रिसने वाले ईंधन के कारण भी मैग्रोव को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग जो किया जाता है, उससे भी मैग्रोव वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। तो ये थे मैग्रोव वनस्पति का महत्व और उसको नुकसान पहुंचाने वाले कुछ कारक। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, कोरल्स। अब देखिए कोरल्स, सबसे पहली चीज तो समुद्र में पाए जाने वाले क्या है, एक वनस्पति है, समुद्र में पाई जाने वाली एक वनस्पति है और सहजीवन का जीता जागता ये उदाहरण है। किस किस के बीच में सहजीवन होता है, दो जीवों के मध्य सहजीवन होता है। पहला कोरल जिन्हें क्या कहते हैं, सी एनिमोन्स भी कहते हैं, और दूसरा जूजेंथेलाई। जूजेंथेलाई क्या है, एक शैवाल है। तो ये क्या है, सी एनिमोन और जूजेंथेलाई के बीच में क्या है, एक सहजीवन का उदाहरण है। इसमें सहजीवन के रूप में कौन कौन रहता है, एक तो कोरल,
या जिसे सी एनिमोन कहते हैं, ये सी एनिमोन शैवाल के साथ में क्या रहते हैं, सहजीविता के रूप में रहते हैं। अब सहजीविता का तात्पर्य है दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं। तो शैवाल तो क्या फायदा पहुंचाता है, जूजेंथेलाई शैवाल तो कोरल को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। जबकि जो कोरल या सी एनिमोन होते हैं वो इस शैवाल को टिकने के लिए क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। तो सहजीवन में रहते हैं, शैवाल कोरल को भोजन प्रदान करता है और कोरल शैवाल को आवास स्थल प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है टिकने के लिए। तो ये इनकी सहजीविता होती है। ठीक है, अब ये कोरल अपना भोजन तो ले लेते हैं किससे, शैवाल से, और अपना कवच यानी अपनी बॉडी का निर्माण करने के लिए कैल्शियम किससे ले लेते हैं, कैल्शियम अवशोषित करते हैं समुद्र के जल से, और उस कैल्शियम को अवशोषित करके अपना एक कवच बना लेते हैं। और ये कवच क्या होता है, रंग बिरंगा होता है। इसी के कारण कोरल समुद्र में बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। ये होते हैं कोरल। अब कोरल जो बनते हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा प्रकार होता है बैरियर रीफ, और तीसरा प्रकार होता है एटोल। आइए तीनों को समझ लेते हैं, इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, अधिक क्लियर जो है आपको कॉन्सेप्ट होगा उससे। देखिए, कोरल कहाँ बनते हैं, समुद्र में। समुद्र में कब बनते हैं, जब समुद्र में मान लो कोई ज्वालामुखी उठा और ज्वालामुखी उठ के ये इस तरह से पर्वतनुमा आकृति समुद्र में बन गई। अब इस पर्वतनुमा आकृति के चारों ओर क्या बन जाता है, कोरल बन जाता है। तो ये देखिए चारों ओर कोरल बन गया। ठीक है, इस प्रकार का जो कोरल होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोल देते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। ये लिखा हुआ है फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, सतत रूप से बनता है। किसी भी ज्वालामुखी के कारण जो पर्वतनुमा स्ट्रक्चर या कोई भी द्वीप, यो मान लो द्वीपनुमा स्ट्रक्चर जो भी समुद्र में बन गई, उसके चारों ओर क्या होगा, उस आइलैंड के चारों ओर क्या बन जाएगा, एक कोरल स्थापित हो जाता है, उसे फ्रिंजिंग रीफ कह देते हैं। दूसरे प्रकार की स्ट्रक्चर होती है वो होती है बैरियर रीफ। क्या होती है, बैरियर रीफ। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए यहां आपको इस आइलैंड और कोरल के बीच में पानी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन जब बैरियर रीफ बनती है तो उसमें क्या होता है, ये इस टापू या आइलैंड का कुछ भाग नीचे समुद्र में सबमर्ज हो जाता है, जिससे इस कोरल और इस आइलैंड के बीच में आपको यहां क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पानी। तो इसको क्या कह दिया, बैरियर रीफ, यानी डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है। ये क्या थी, सतत थी। किसके साथ में सतत रूप से थी, इस आइलैंड के साथ में। और आइलैंड और इस कोरल के बीच में जब पानी आ गया, असततीय हो गए, तो उसको क्या कह दिया, बैरियर रीफ। कालांतर में क्या होता है कि पूरा का पूरा ये द्वीप जो है सबमर्ज हो जाता है और केवल क्या बचती है हमारे पास में, केवल और केवल कोरल बचता है। तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, एटोल कह देते हैं। तो ये थे तीन रूप किसके, कोरल के। कौन कौन सा, फ्रिंजिंग रीफ, उसके बाद में बैरियर रीफ, और उसके बाद में एटोल। नेक्स्ट बात करते हैं कोरल के वितरण की। जैसे हमने मैंग्रोव के वितरण देखा था, वैसे ही कोरल के वितरण के संदर्भ में पहले हम बात करेंगे विश्व के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में। तो वैश्विक संदर्भ में यदि हम बात करें तो कोरल जो मुख्य रूप से विश्व में पाए जाते हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जो, पहली चीज तो क्या हो, समुद्री क्षेत्र हो। लेकिन समुद्री क्षेत्र भी कौन से क्षेत्र के, विश्व में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यानी विश्वत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां जो समुद्र हैं वहां पर कोरल्स पाए जाते हैं। और उन स्थानों पर बनेंगे उस समुद्र में जो उथले हो, साफ हो और गर्म हो, यानी पानी गर्म हो, पानी साफ हो और तल जो है वो उथला हुआ हो, वहां पर क्या बनते हैं, कोरल बनते हैं। और मेनली ये सारी परिस्थितियां कहाँ उपलब्ध रहती हैं, प्रशांत महासागर में उपस्थित होती हैं। इसलिए प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से कोरल्स का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, कोरल पाई जाती हैं। इसीलिए वहाँ की जो कोरल हैं उनको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यदि वितरण की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वितरण जो पाया जाता है वो कोरल का कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और लक्षद्वीप में पाया जाता है। मैंग्रोव में हमने देखा था खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों में, और यहाँ केवल कच्छ की खाड़ी। ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में नहीं। और दूसरा मन्नार की खाड़ी, अंडमान और लक्षद्वीप में। जबकि मैंग्रोव के संदर्भ में हमने देखा था कि लक्षद्वीप में मैंग्रोव नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन कोरल लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं।
कोरल के महत्व की यदि बात करें तो ये पोषक तत्वों का संकेंद्रण करते हैं। पोषक तत्वों के संकेंद्रण के कारण मछली पालन के लिए उचित दशाएं, समुद्री जीवन को आश्रय देते हैं। देखिए कोरल जो होते हैं वो द्वीप के चारों ओर बनते हैं और वहाँ ये क्या करते हैं, दूसरे समुद्री जीवों को भी आधार प्रदान करते हैं, इसलिए समुद्री जीवों को आश्रय देते हैं। कुछ कोरल्स का उपयोग भोजन और औषधि के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ समुद्री जो चक्रवात आते हैं उनको ये रोकने का प्रयास करते हैं, इसलिए समुद्री चक्रवातों के लिए क्या होते हैं, ये प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। अब वितरण को मैप में वापस से देखने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने मैग्रोव के संदर्भ में देखा था उसी तरह कोरल के वितरण को भी मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। दोनों में ही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। तो विश्व के मैप में यदि आप देखेंगे कोरल का वितरण है तो आपको दिखाई देगा ये रेड कलर का जितना भी पार्ट है वो क्या है, विश्व में कोरल का वितरण है। तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में जो कोरल पाए जा रहे हैं वो यहाँ इस तरफ कौन सा है, प्रशांत महासागर, और यहाँ भी प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। और ये वाला जो देश है ये कौन सा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज़्यादा जो कोरल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के आसपास प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ इन कोरल्स को कह देते हैं। ये बात हुई कोरल्स के वितरण की वैश्विक संदर्भ में। अब भारत के संदर्भ में यदि कोरल के वितरण की हम बात करें तो देखिए भारत के संदर्भ में कोरल का वितरण हम देखें तो यहाँ ब्राउन कलर के कुछ भाग आपको दिखाई देंगे, वहाँ वहाँ आपको भारत में कोरल्स दिखाई देंगे। लक्षद्वीप में भी कोरल दिखाई दे रहे हैं, अंडमान में भी कोरल दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में आपको दिखाई दे रहे हैं और गल्फ ऑफ मन्नार में भी आपको कोरल दिखाई दे रहे हैं। तो ये था भारत के संदर्भ में कोरल का वितरण। नेक्स्ट, अब कोरल को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, नुकसान किन कारकों द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उससे पहले जब हमने मेन कॉन्सेप्ट का कोरल के बाद के लिए मेन कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था उसमें हमने देखा था कि कोरल एक्चुअल में क्या होते हैं, सहजीवन होता है। किस किस के मध्य, एक तो जूजेंथेलाइन शैवाल होती है और दूसरा कोरल, दोनों के मध्य क्या होता है, सहजीवन होता है। और ये जूजेंथेलाइन शैवाल ही कोरल को क्या प्रदान करती है, भोजन। तो जब तक इस शैवाल के साथ में इसका संपर्क बना हुआ रहता है तब तक इसको भोजन मिलता रहता है। ये संपर्क जब हट जाता है तो इसे भोजन नहीं मिलता और उससे कोरल क्या हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं और उनके जो रंग बिरंगा कलर है वो भी समाप्त होने लग जाता है। उसी को क्या कह देते हैं, कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग का कार्य है जब कोरल का शैवाल के साथ में सहजीवी संबंध टूट जाता है, उससे उसको भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उसका कलर जो है वो समाप्त होने लग जाता है, उसे ही कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और इस कोरल ब्लीचिंग के पीछे के कारणों को यदि हम देखें तो उसका प्रमुख कारण है सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समुद्रों का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, समुद्रों का तापमान बढ़ने के कारण शैवाल नष्ट हो रही है, शैवाल नष्ट होते ही कोरल भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार प्रदूषण, पॉल्यूशन के कारण समुद्री जल में एसिडिटी बढ़ती जा रही है प्रदूषण के कारण, उससे। और एल्गल ब्लूम यानी शैवाल की जब अतिवृद्धि हो जाती है तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोरल की मृत्यु होने लगती है। इन सभी कारणों से कोरल की ब्लीचिंग हो जाती है और कोरल नष्ट हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ आपको कलर्ड कोरल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ इसका कलर चला गया जब इसका शैवाल से सहजीवन टूट गया। तो ये इससे इस प्रकार की स्थिति को बढ़ने को ही क्या कह देते हैं, कोरल ब्लीचिंग कह देते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं, मैग्रोव क्या होते हैं और कोरल क्या होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।